अभी हम सब खड़े हो जाएंगे। So this is from हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी मैम क्योड़ा यालू सेक्रेटरी डीएस से मैडम आप अपना समय ले सकता है। सभी को थैंक यू। आप प्लीज भेजेंगे। हम भी बहुत दिन के बाद चर्च आए हैं, तो हम लोग गॉड का नाम पे एक बार फ्रेश लव करेगा। फ्रेश लव, हालेलुया। थैंक यू सभी, क्योंकि चर्च का नाम पे हम लोग लिया है, इसीलिए बहुत लोग आज आ पाया है। अदरवाइज हम लोग बहुत ज़्यादा लीगल अवेयरनेस करता है, उसमें हम लोग को आदमी गैदरिंग करने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि सब अपना अपना काम में बिजी होता है। तो और कोई लीगल अवेयरनेस क्या है उसको मालूम नहीं हो, कि सुनने के लिए भी रेडी नहीं होता है। लेकिन आज जब आप लोग जो ऐसे क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च वुमेन डिपार्टमेंट के नाम से आप लोग जो लिया है, फिर सब लोग ने गॉड को ही सोच के आया है। लीगल एज तो बाद में है, अगर क्रिश्चियन का गॉड का नाम नहीं होता तो शायद बहुत लोग नहीं प्रेजेंट होता। तो इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि हम सबको एक साथ गैदरिंग किया है, और थ्रू परमेश्वर के थ्रू भी हम लोग भी ऐसे क्रिश्चियन वुमेन, हम लोग को ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग ऐसे क्रिश्चियन वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आई बिलीव कि अपार्ट फ्रॉम अदर्स कि आप जो है खुद का जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है और आसपास को भी आप समझता है, तो उसका साथ अगर आप लीगली एम्पावर्ड होगा तो सोचो आप और क्या क्या नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले तो जितना भी जो अपर्शियन ह्यूमन डिपार्टमेंट है, जो आप सभी ने ऑर्गेनाइज किया है इस प्रोग्राम को, उसके लिए धन्यवाद। सेक्रेटरी आपका, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, सभी मेंबर्स को, काउंसिल मेंबर्स को मेरा तरफ से, मेरे डीएलएसए की तरफ से धन्यवाद देते हैं। तो आज तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कल है हम लोग का इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे से पहले आज हम लोग जो है प्रायोरिटी गैदर किया है, हम लोग अपना आपको तैयारी कर पाए कि कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है, कल हम लोग का दिन होगा, तो विद दैट हम लोग कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा है ना। तो हम ये क्या बोलता है, कल के लिए भी हम लोग प्रोग्राम है, आप लोग कल में भी आइए ना। कल भी शायद पर्शियन का वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका ये क्या बोलता है इंटरनेशनल वुमेंस डे में ना, तो हम लोग उधर में भी मिलेंगे, बात करेंगे। तो आज हम लोग डीएलएसए का तरफ से मेन मकसद अभी तक जो नासा होता है, हम लोग का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो मेन हम लोग का हेड होता है, उसका अंदर में फिर हम लोग का शासा होता है जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर स्टेट से फिर हम लोग को डीएलएसए जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हर एक इंसान को जस्टिस पहुंचना चाहिए, हर एक इंसान तक कानून पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि हम अपना जो राइट्स को मालूम नहीं हो कि सही के बेच रहा हो, हम अपना राइट्स को मालूम नहीं हो कि कुछ चीज़ हम जो कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होना है। तो मेन मकसद हम लोग का डीएलएसए का यही है कि हर एक जन अपना राइट्स का बारे, अपना लॉ का बारे, अपना जो सोसाइटी, अपना जो कंट्री में जो लॉ चल रहा है, जो लॉ हम पे लागू है, उसका आप जो मालूम होना है। क्योंकि अभी का टाइम में ऐसा नहीं है कि पहले का ज़माना में हम लोग क्या है, हमको एक हाथ तोड़ा है तो दूसरा को भी एक हाथ तोड़ेगा, वो मेरा परिवार को मर्डर किया तो हम भी जाके मर्डर करेगा, ये होता है ना। पर अभी का टाइम में ये नहीं होता है। अगर आपका साथ गलती होता है तो आपको लॉ जस्टिस देगा होता है, लेकिन आप खुद ही मालूम नहीं है कि आपका क्या राइट्स है, आपके साथ जस्टिस मांगेगा, वो है ना। तो इसीलिए, लेकिन ये भी है कि ऐसे आप कॉमनर्स, आप घर में रहता है, आप अपना काम में है, अपना अपना जॉब में है, अपना अपना कोई खेती करता है, वो कैसा कानून को याद कर सकेगा, वो भी बात है। ऐसा नहीं हम लोग एक दो दिन आप लोगों को बताएगा, ऐसा नहीं है कि आप पूरा याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसको मदद करने के लिए हम लोग ऐसे लीगल सर्विस बैठा हुआ है। तो लीगल सर्विस का अंदर में लीगल एड है। लीगल एड का मतलब है जो आदमी नहीं जानता है, जो अपना राइट्स को क्या करना चाहिए नहीं जानता है, वो कहाँ जाएगा,
जो अपना ये सेक्शन है, ये आईपीसी सेक्शन है, ये सेक्शन है बोल के मालूम नहीं होने वाला आदमी कहाँ जाएगा, उसको हम लोग मदद करने के लिए हम लोग लीगल एड बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम आज का दिन में आप लोगों को मेन यही बताएगा कि हम लोग ऐसे DLS से एक लीगल एड क्लिनिक चला रहा है, जो कि आपको पुलिस स्टेशन में मिलेगा, जो कि आपको कोर्ट में मिलेगा। और इसके बाद अभी हम लोग जो है हर जहाँ इम्पोर्टेंट प्लेस है, पब्लिक प्लेसेस में, आपका बस स्टेशन में हो गया, मार्केट एरिया में हो गया, हम लोग लीगल एड क्लिनिक का पूरा फोन नंबर डिटेल का साथ पूरा थंगा के रखा हुआ है। तो जब भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरा साथ कुछ गलती हो रहा है, मेरा साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन हम क्या करेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो क्या है मेन मकसद देखिए, सबको एक्सेसिबल जस्टिस होना है। सब जस्टिस मालूम है लेकिन कैसे एक्सेस करना है मालूम नहीं है, तो हम लोग ऐसे DLS से उसको एक्सेसिबल कराना है। तो इसीलिए जैसे कि पूरा हॉस्पिटल में जो क्लिनिक होता है ना, आप बीमार के लिए क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाता है, आप जो है क्लिनिक चेकअप कराने जाता है, वैसे ही हर कोर्ट में, हर जो आपको पुलिस स्टेशन में एक क्लिनिक खुला हुआ है कि बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है। कोई आपका पति आपको ये क्या बोलते हैं सोशल जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो कर रहा है, या आपका इन-लॉस होता है, आपका इन-लॉस भी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस है, वो आपको पता होगा। आपका पति सिर्फ नहीं है, आप जो ऐसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से भी कोई अगर आपका रिलेटिव से भी आपका साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तब भी आप जो अगर या तो आपका आपस का मामला भी होने से भी, तो उस डिस्प्यूट को लेके कहा जाएगा सोचने से आप क्या करेगा, क्लिनिक में जाके अपना कहानी बताएगा। तो क्लिनिक में कहानी बताएगा तो जैसा बीमार को सोल्यूशन देता है वैसा आपका केस को आपको सोल्यूशन देगा। ओ आपका केस का हिसाब में आपको ये करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपका, ऐसे हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे ST आपको उतना वो नहीं सोचते कि हम एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का अंदर में जो ST होता है, SC होता है, वुमेन होते हैं, दे आर द फर्स्ट कैटेगरी हु आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड सर्विस। तो हम लोग ऐसे वुमेन जो है क्या है, वी आर द वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम ऐसा बोलते हैं सबसे नाजुक करिए बोलते हैं ना वुमेन, ऐसे हम यही बोलते हैं कि हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बस फिजिकली थोड़ा वीक होता है। लेकिन फिजिकली वीक जैसा बोला है, हम लोग को पति पिटाई किया तो हम लोग पिटाई वापस करना जरूरी नहीं है। तो हम लोग अभी हम लोग का पास साथ में कानून है तो हम लोग कानून का थ्रू जाना है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आप जैसे हम लोग का यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन अभी जितना हम लोग लीगल नॉलेज देता है, कोई कोई लड़का लोग जो पति लोग बोलते हैं कि उतना ही पत्नी लोग मिसयूज कर रहा है बोलते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर सच में आपका साथ गलत हो रहा है तभी आप जाना है। ऐसा ना हो कि आपका एक मिसयूज के कारण से बहुत सारा औरत का साथ नाइंसाफी हो, ऐसा नहीं होना। क्योंकि एक आदमी ऐसा करेगा तो सब लोग दूसरा औरत को भी ब्लेम करेगा, जो असली में उस प्रॉब्लम में बैठा हुआ है उसको भी आदमी सुनना बंद कर देगा। तो इसीलिए एज फॉर सभी वुमेन के लिए आप जो है जब स्टेप लेता है तो आपको सोच समझ के सच में मेरा साथ गलत हुआ है, हमको अभी बचा सकता है, जब ऐसा लगने से ही जाना है। ऐसा नहीं है कि पति का साथ एक बार झगड़ा हो गया आप कोर्ट चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप लोग ऐसा सब लोग तो मम्मी बन चुका है, सबका बच्चा है, पति है, आप लोग तो कितना बार झगड़ा आपस में होता होगा ना, जो रेगुलर वाला होता है उसको नहीं। सच में आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर आप जब मिलता है तब समय में आप नहीं सहना है। लेकिन उस समय में हम फिर से बोले नहीं सहना है, अपना आवाज उठाना है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का ट्राइबल वुमेन का इसका मिसयूज तो हमको लगता है कम होता है, उल्टा सहता ज़्यादा है। बहुत लोग सोचते हैं कि हो जाएगा एंड देन वो चीज़ जो बाद में प्रैक्टिस में चला जाता है ना, कि मारपीट अपना पति जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। हम लोग का डोमेस्टिक वायलेंस का अभी शायद रिसोर्स पर्सन जो बताएगा, फिर भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा कि आपका सिर्फ बदन में मारपीट करना इज नॉट ए डोमेस्टिक वायलेंस, आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है। आपको रहने देके वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, आपको रहने देके सेकंड बीवी शादी करता है, थर्ड बीवी शादी करता है, वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि वो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है ना। तो लेकिन उस चीज़ को आप ले जाने के लिए खुद ही आप सबसे पहले मालूम होना है क्या चीज़ जो गलत है, क्या चीज़ जो सही है।
तो इसीलिए हम आप लोगों को फिर से यही बताएगा कि ऐसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस होने के नाते जितना भी अपर सियांग का अंदर में जितना विलेजेस है, घर है, उसमें किसी का साथ भी इनजस्टिस हो रहा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा साथ गलती हुआ है लेकिन हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो हम जैसे हम पहले स्टार्टिंग में बोला है, ऐसे क्रिश्चियन वुमेन हम लोग बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप लोग बहुत ही स्ट्रांग है मेंटली, आप लोग प्रेयर में बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसा भी होता है कि आदमी लोग सोचता है कि हाँ ये तो सह लेगा, ये तो चर्च वुमेन है, आप जो जहाँ था अपना बात को जहाँ तहाँ नहीं बोलना चाहिए, अपना फैमिली मैटर्स है, ऐसा बोल के अभी हम जितना भी एक दो डाटा देखा है कि हम लोग क्रिश्चियन वुमेन का साथ ही बहुत सारा जो हम लोग अभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, जो सुसाइड वाला केसेस है, बहुत ज़्यादा हमको लगता है हम लोग का साथ हो रहा है क्रिश्चियन वुमेन लोग के। तो आप लोग ऐसे भी इतना भी खुद सह के मत दे तो कि ये दर से नहीं, हम तो क्रिश्चियन ज़्यादा ये सब बात को जहाँ था ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम खुद सहना चाहिए, इतना भी मत करो। आप जितना खुद हैंडल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन खुद को टॉर्चर करके अपना आपको खुशी नहीं रख के खुद ऐसा करके आप जो है सह के मत में, तो आप वही बोलेगा। तो आप लोग जब भी जरूरी होगा कुछ भी इशूज़ में आपका जो हम बोला है फैमिली मैटर्स हो गया या तो आपका साथ कोई क्राइम हो गया, तो ये सब जो है आप अपने लिए और अपना परिवार के लिए, बाकी औरत के लिए आप वॉइस उठाना है, आप अपना आगे बढ़ना है। तब आपको देख के कोई और कल को जाके लीगल एड्स लेगा। तो जब तक ऐसा भी हम लोग ये सोचता है कोर्ट जाने से नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग का मेन काम यही है कि जितना जल्दी हो सके आपका ये इशूज़ को, आपका मैटर्स को सुन के हम लोग जल्दी हेल्प करने के लिए। तो लीगल एड में क्या क्या आपको मिलेगा? सबसे पहले आपको फ्री एडवोकेट्स मिलेगा। अगर आप जो है आपका पास पैसा नहीं है एडवोकेट लेने के लिए, तो हम लोग का पास फ्री लीगल एड का जो एडवोकेट है वो आपका केस को देख लेगा। फिर इसका बाद हो गया आप जो भी कागज बनाना है उसको हम लीगल ड्राफ्टिंग होता है, तो उसमें भी आप खुद करने नहीं सकता है। अलग चीज़ में भी कोई एग्रीमेंट करना हो, कोई भी अलग डॉक्यूमेंट्स है वो आप नहीं सकते हैं, तो आप थ्रू लीगल एड एडवाइस लेके कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप जो केस करना नहीं चाहता है लेकिन आप सिर्फ एडवाइस लेना चाहता है कि ऐसे ऐसे इशू हो रहा है तो मेरा सब क्या करना चाहिए, तभी भी आप आके एडवाइस मांग सकता है अपना प्रॉब्लम को बता के। तो इसी के साथ हम वही बोलेगा क्योंकि जो फ़ोन नंबर्स दिया हुआ है आप लोग जब भी चाहे कांटेक्ट कर सकता है लीगल एड क्लिनिक को। एंड एज ए DLSA सेक्रेटरी, एज ए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। मैडम थैंक यू। अभी हम जो हमारे रिसोर्स पर्सन को बुलाना चाहूँगी, हमारे सर काबंधरन एडवोकेट DLSA सर, आप अपना समय ले लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सभा में उपस्थित हमारे जुडिशियल मिनिस्टर फर्स्ट क्लास कम सिविल जज जूनियर डिवीजन कम मेंबर सेक्रेटरी DLSA माननीय चौधरी आलोक मैडम, रिसोर्स पर्सन के रूप में आए लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर श्री अकोइन तेक्सम जी, इस चर्च के पास्टर इंचार्ज और आज के जितने भी सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस का बारे में है। सभी का ऐसा मानना है, मतलब हर धर्म में एकदम शांति अहिंसा वो सब है, खासकर क्रिश्चियनिटी में
सबका यही मानना है, मेरा भी यही मानना है कि आप सबका जितना भी शादीशुदा है पति लोग ऐसा नहीं करता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए इतना हेल्पफुल है। फिर भी आपका नॉलेज के लिए आप किसी को बता सकें, उसके लिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर देगा। इसके प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये क्या कानून है ना, इसका बारे में थोड़ा सा बता देगा। हमारा इंडिया में ज़्यादातर हम पेट्रियार्कल सोसाइटी रहता है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मर्द जो है इसका हेड ऑफ द फैमिली करके ऐसा बोलते हैं ना। जैसे इसका अपोजिट में मैट्रियार्कल सोसाइटी है, जैसे हमारा शिलोंग का काशी ट्राइब जो होता है ना, उसमें मैट्रियार्कल लीनियज में चलता है। उसका सरनेम भी माँ का नाम से जाता है, बेटा बेटी लोग ना, यहाँ तो पिताजी के नाम से जाता है। तो ऐसे वर्ल्ड में कई कई जगह है जहाँ अभी भी मैट्रियार्कल सोसाइटी चलता है। तो हमारे इंडिया में यहाँ पे पैट्रियार्कल चलता है, पिताजी हेड होता है। तो इस बैकग्राउंड में जहाँ पिताजी मर्द जहाँ हेड होता है, उसमें औरत को उसको टॉर्चर करना या उसको सप्रेस करना, वायलेंस वगैरह बहुत होते हैं। इसलिए हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है 2005 में ये कानून बनाया है। जहाँ मैट्रियार्कल सोसाइटी चलती है उसमें तो इसका जरूरी नहीं है। तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक तो आप जानते ही है, घरेलू वायलेंस, हिंसा, मतलब ये बेसिकली घर का अंदर में जो वायलेंस रहता है, मीनिंग स्पेशली मतलब ये पति पत्नी के बीच में ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द केसेस, उसमें मतलब जो कानून बनाया है, तो ये कानून वही हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, औरत को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने का कानून है। अभी ये है, ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, किस किस को डोमेस्टिक वायलेंस बोलेगा, क्या चीज है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा आपको मारपीट करना, तो डोमेस्टिक वायलेंस यही है। और एब्यूज, एब्यूज में आपका मेन जो है आपका आता है फिजिकल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज में आपको मारना पीटना, बॉडीली पेन देना, वो सब फिजिकल एब्यूज में आएगा। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसका अगेंस्ट आप अपना पति का अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में आके। तो उसके बाद सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज तो आप मालूम होता होगा सेक्सुअल क्या होता है ना। सेक्सुअल एब्यूज में भी आप आएगा आपका डिग्निटी को सेक्सुअली मतलब इंसल्ट करना, ये करना, डैमेज करना ना, खत्म करना, वो सब में सेक्सुअल एब्यूज में आएगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज क्या है, इसमें बहुत चीज़ कवर होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। ये औरत के लिए खासतर बना है, वोमेन के लिए अच्छा कानून बना है। मारना पीटना तो जुर्म है ही है इसका अंदर में, ये लॉ का अंदर में। आपका वर्बल इमोशनल एब्यूज भी, उसका अगेंस्ट में भी अगर आपको इमोशनल एब्यूज करता है, उसका अगेंस्ट में भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि इमोशनल और वर्बल एब्यूज कैसा कॉन्स्टिट्यूट होगा, जैसे कि आपको हमेशा वो पति बोलता है तुमसे शादी करके हम बहुत पछता रहा है, बेटा जन्म करता नहीं है, बेटी बेटी जन्म करता है ना, बार बार बोलता है, वो ऑटोमेटिकली वो भी वर्बल इमोशनल एब्यूज है। दोस्त के सामने में हमेशा सोसाइटी में बोलता है ये लड़की से हम, ये औरत से हम क्यों शादी किया है, हम बहुत पछता रहा है, इतना बदसूरत है। एक दो बार ओके है, लेकिन सोसाइटी के सामने में बार बार बोलता है, वो भी वर्बल इमोशनल एब्यूज है। घर में खाना बनाता है और मेहनत से, तब भी बोलता है आपका खाना सब्जी टेस्टी नहीं है, बार बार बोलता है, सुबह शाम सबका सामने बोलता है, वो भी ऑटोमेटिकली वर्बल इमोशनल एब्यूज है। तो मारना पीटना तो बहुत दूर है, उसको तो आप लोग ऐसे मतलब मान के चलो तो बड़ा काम, बड़ा जुर्म है। ऐसा बोलना भी आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, हमको ऐसा मेंटल टॉर्चर दिया है, ये आपका वर्बल इमोशनल एब्यूज है। हम लोग यहाँ में बेसिकली जो जितने भी ज़्यादातर तो ट्राइबल है, ट्राइबल में ये सब तो ऐसे मतलब नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये भी एक ऑफेंस है इस एक काम में, ऐसा वर्बल इमोशनल एब्यूज।
उसके बाद आता है यहाँ इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज में आपका आएगा, जैसे आपका औरत जो है, वाइफ जो है, वो घर चलाता है, तो उसमें आपका जो खर्चा उसको ना देना, वो भी एक ऑफेंस है इसका, पति का एगेंस्ट में आप केस कर सकते हैं ना। और इकोनॉमिक एब्यूज में आपका आएगा, जैसे पति तो अच्छे से कमा नहीं रहा है, बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन पत्नी को सर्विस में नहीं, मान लो तो सब्जी बिक्री करे, उनसे बिक्री करने नहीं देते, वो भी एक इकोनॉमिक एब्यूज है। देना सिर्फ नहीं, वो भी कमाना चाह रहा है लेकिन उसको भी करने नहीं देते। ऐसे करके है हमारा ये डोमेस्टिक वायलेंस है। ये सब का अंडर सर्कमस्टेंसेस होता है तो आप आपके कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप ये कंप्लेंट कैसा फाइल करेंगे, ये हमारा यहाँ में प्रोटेक्शन ऑफिसर, अभी ये आपको प्रोटेक्शन जो है, ये लीगल कम प्रोटेक्शन ऑफिसर है, आपका रिसोर्स पर्सन के रूप में आए हैं। इनका साथ में एक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर करके, हमारा ओकित जमके सर है। ओकित जमके जो है हमारे यहाँ का प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसको जाके आप रिपोर्ट कर सकता है। मेरा के साथ रिपोर्ट में भी सीधा जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, हमारे यहाँ एक्चुअली हम आइडिया नहीं है क्यों भी कैसा है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर है और कोर्ट तो है ही है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर में भी आप रिपोर्ट करेगा तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको गाइड करेगा। मारपीट क्या है तो आपको मेडिकल ले जाएगा, उनके जो के वो मेडिकल ले जाएगा। आपको जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है DIR, उसको भी वो प्रिपेयर कर देगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके हमारा मैदान के साथ सबमिट कर देगा वो रिपोर्ट को। ऐसा करके आप लोग या फिर सीधा कोर्ट में जाके कंप्लेंट रिटेन में फाइल कर सकते हैं, वर्बली भी बता सकते हैं। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कौन कौन दे सकता है, ये इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है कि इसका साथ ऐसा हुआ है ना, रिपोर्ट कोई भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो वाइफ ही जाके रिपोर्ट है, कोई भी दे सकता है। उसको ऐसा उसका पति जो है कर रहा है ओके, कोई भी आपकी रिपोर्ट दे सकता है। और इसको कोर्ट में आने के बाद हम लोग का कोर्ट जो है कंप्लेंट रिसीव करने के साथ ही साथ 3 दिन के अंदर में हियरिंग कंडक्ट करना है। कानून ऐसा बताता है, हम लोग को कोर्ट को भी एक टाइम लिमिट दिया गया है, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर ऑफ अर्जेंसी है, इसलिए 3 डेज के अंदर में फटाफट हियरिंग होना है। उसके बाद कोर्ट का पावर है इसमें कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आ गया, कोर्ट का पावर है एक्स पार्टी डिसीजन ले सकता है। एक्स पार्टी मतलब पति को नहीं सुनते, पति भी कानून में तो नियम होता है पति को भी सुनना है। मतलब एक आदमी कंप्लेंट करता है दूसरा का अगेंस्ट में, तो उसको भी पहले सुनना है, दोनों को सुनने के बाद जजमेंट पास करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो अपोजिट साइड को नहीं सुनते भी, क्योंकि ये मैटर ऑफ अर्जेंसी है, तो एक्स पार्टी इंटरिम रिलीफ उसको दिया जा सकता है जो कंप्लेनेंट। ये प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस में है। उसके बाद यहाँ में आप क्या क्या रिलीफ मांग सकते हैं कोर्ट से, कोर्ट में आके। कोर्ट में आप प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करवा सकता है कोर्ट से। प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब आप डेंजर में है, आपको मार पीट रहे हैं, तो आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं कोर्ट से। कोर्ट एक ऑर्डर निकलेगा, आप उसका घर में, अपना घर में नहीं जाएगा, जहाँ वो मान लीजिए आप टीचर है, आप उसके स्कूल में विजिट नहीं करेगा, आप उसका बच्चा को भी नहीं मिलेगा। ऐसा करके कोर्ट जो ऑर्डर पास कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर वो वोमेन के अगेंस्ट में, कंप्लेन के अगेंस्ट में ना। उसके बाद वो आपको रेसिडेंशियल ऑर्डर भी पास कर सकता है। दूसरा रेसिडेंशियल ऑर्डर में वह है कि जैसे ही आपने कंप्लेन दिया है पत्नी, तो पति के अगेंस्ट में कोर्ट जो ऑर्डर लिखेगा, आप वो शेयर हाउस होल्ड में जहाँ आप एक साथ रहता है वहाँ आप एंटर नहीं करेगा। ये ऑर्डर भी कोर्ट जो है पास कर सकता है। या फिर उसको एक भाड़ा घर सेम जैसे बेटा है ना वाइफ जो औरत जो, उसी तरह का एक भाड़ा घर भी आप ढूंढो, ऐसे करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। रेसिडेंशियल ऑर्डर भी आपको मिलेगा कोर्ट से। उसका ऊपर में आपको मॉनिटरी रिलीफ का ऑर्डर भी देगा कोर्ट में। आप अगर कंप्लेंट किया, मान लो आपका इंजरी हुआ है, तो मेडिकल में जितना खर्चा हुआ है क्या हुआ है वो सब का भी आपको आपका मॉनिटरी रिलीफ
कोर्ट से एक ऑर्डर इशू कर सकता है कोर्ट जो केस को देख के। उसके बाद कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर मॉनिटरी रिलीफ तो रिलीफ ये बीच में है, तो उसके बाद कॉम्पेंसेशन ऑर्डर भी आपको इशू कर सकता है। आप इतना अमाउंट उसको दे दो करके इस पर मैंने केस का केस कैसा केस देखे था। उसके बाद कस्टडी ऑर्डर, बच्चा को माँ का साथ रखेगा, ऐसा ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। वैसे कई मतलब ये है इसमें वोमेन के लिए कानून बनाए तो वोमेन के लिए ही मतलब ये बेसिकली रिलीफ जो है मेन के एंगेज में ही जाएगा। और ये ऑर्डर कोर्ट जो है ये ऑर्डर पास करने के बाद अगर आपका पति वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो उसको कोर्ट जो है 1 साल के लिए जेल रख सकता है और 20,000 फाइन भी ले सकते हैं उसको, वो ऑर्डर नहीं मानने से। तो ऐसा है डोमेस्टिक वायलेंस का बेसिकली तो वही है। और ये जो केस जो है कोर्ट में चलेगा, तो बाकी केस जो नॉर्मली जो सिविल केस होता है वो तो 1 साल 2 साल तो लग जाता है केसेस जो है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस केस को ऐसा कानून में निकल के विदिन 60 डेज यानी 2 महीना के अंदर में केस को खत्म कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, ऐसा बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है ये कानून में ना। तो बेसिकली यही है आज का ये डोमेस्टिक वायलेंस। आप लोग का मन में कुछ सवाल कंफ्यूजन होने से बाद में पूछ सकता है, हम लोग रेडी है, वो मैडम भी है और हम लोग जितना हम लोग लिटिल नॉलेज है उसका हम शेयर करेगा आपका कंफ्यूजन होने से ना। थैंक यू। हमारे एडवोकेट सर, थैंक यू सो मच डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हम सभी को बताने के लिए। सर जो एडवोकेट बन गया है मेरा क्लासमेट था, अभी जो हम बुलाना चाहूँगी हमारे अपर सेम क्रिश्चियन फोरम वोमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी मैडम को, डॉक्टर मोदी जोगुल। थैंक यू असिस्टेंट सेक्रेटरी ये समय देने के लिए। चलिए सबसे पहले परमेश्वर को एक बार प्रेज द लॉर्ड कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर्सिया मिस ख्योदा यादव जी और हमारा लीगल एंड प्रोबेशन ऑफिसर एडवोकेट अपोइंट सिंह सर और हमारा डीएलएसए के एडवोकेट सर काबंग तारम जी। एक्चुअली आज ये सब मालूम है कल हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसके लिए हम ये प्री इंटरनेशनल वुमेन्स डे का तौर पे आज ये ऑर्गेनाइज किया है ना। तो हमारा यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं, वो मालूम नहीं है वुमेन्स डे क्या है, वुमेन्स डे क्या है। सब ऐसे सोचता है ना, मुलुमुलु तो वुमेन्स डे इन कोरी ही पत्तम एपीडब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन हो पर मैं ये नेबला मुलुमुलु माई, लेकिन ये नहीं है। ये वुमेन्स डे का बारे में हम आपको थोड़ा ग्रुप को हाईलाइट माने एनलाइटन करेगा, थोड़ा ज्ञान देगा, क्योंकि हम लोग बाइबल का रिलीजियस का बारे में हम लोग सब मालूम है ना, आप भी मालूम है, हम भी मालूम है, लेकिन हम ज़्यादातर होता है कि कभी कभी हम अपना राइट्स को भूल जाता है ना। देखो भाई नहीं मालूम अगर राइट्स अगर केवल राइट्स माने ये नहीं है कि आप यू आर डिमांडिंग इक्वल राइट्स अपना पति को, वो नहीं है वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स में बहुत कुछ आता है। कोई सोचता है क्या वुमेन राइट्स मांगते रहेगा, वुमेन राइट्स मांगते रहेगा। वुमेन राइट डजंट मीन जेंडर इक्वलिटी। ये नहीं है कि हम लड़का जैसा बनना है, वो सिर्फ नहीं है। कभी कभी गलत प्रेमी हो जाता
को, अरे औरत लोग क्यों वुमेन्स राइट मांगते रहेगा नलू डुमाई। ये वुमेन्स राइट मीन्स इट्स बहुत सारा है, एजुकेशन राइट, हेल्थ राइट, इकोनॉमी को देते न इडूं दम कक्का दम कलेक्टिवली इट्स कॉल्ड वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स इट्स नॉट ओनली फॉर जेंडर इक्वालिटी, सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग भी समझ जाइए। हम अभी जैसे हमारा एडवोकेट सर कावांग गाड़ा सर हम लोग को बहुत सारे बताया है, इसमें वो नहीं बोला है ना हम लोग को नो डिमांड करो जेंडर इक्वालिटी, तब ना वो लोगों मंगाई मोलू द सेक्टर का दो मोलू का राइट्स एजेंसी पर हुआ मोलू कोड लो मिलो मोमनसिला मिलो मोलू डिमांड मनसिला देंगे तो इमनसिमा कम आते अब इपो हुआ कम का दो ने मो भाई इला मोलू हिलो हिमु मोलू इनामा वुमेन्स डे मोलू कापला सेलिब्रेट दो ना हिमा जो मोलू हिस्ट्री के पलागे हम लोग थोड़ा समझना पड़ेगा ये हिस्ट्री को भी। 1910-11 उससे पहले हमारा वीमेन को यूरोपियन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड वो सब में ना वोटिंग राइट भी नहीं था। हम लोग को औरत को वोटिंग राइट नहीं था। उसका बाद में हम लोग का वेजेस, डेली वेजेस, वो लोग का लौंगा हजीरा, दिन का जो हजीरा होता था डेली वेजेस, वो भी हम लोग का बहुत कम था और वीमेन को ऐसा वो लोग दबा के रखता था ना, वोटिंग राइट को कम बीमा, दिन का हजीरा भी, डेली वेजेस भी बहुत हम लोग का कम था, तो हम लोग को इतना अंडर वो में वो लोग रखता था। इसके लिए औरत लोग मिल के वो कलेक्टिवली वो लोग कॉन्फ्रेंस किया, डिसीजन लिया। उस समय में 1917 में ऑफिशियली ग्लोबली ये डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाएगा बोल के। उससे पहले भी था, 1917 से पहले भी था, लेकिन उसमें ग्लोबली नहीं था, अपना अपना कंट्री अलग अलग करता था ना। लेकिन 1917 में एक औरत था क्लारा जेटकिन, उसका नाम था क्लारा जेटकिन। वो औरत ने सभी को, सभी महिलाएं को, हर कंट्रीज को कलेक्टिवली लेके वो कॉन्फ्रेंस में सबको हिस्सा लेने दिया और डिसाइड किया कि 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा बोल के। तो उसके लिए हम लोग सब मना रहा है ना। तो उसका बाद में हम लोग औरत लोग डिमांड किया कि औरत जुलूस निकला, 1917 को बहुत बड़ा जुलूस निकला। हम लोग को हमारा हेल्थ माने स्वस्थ, हेल्थ, वोटिंग राइट, इक्वल पे, इनिशियल डिमांड था ऐसा ना शुरुआत में। तो हम लोग को वोटिंग राइट भी मिल गया, हम लोग का डेली वेजेस जो हम लोग का दिन का हजरा वो भी इक्वल कर दिया ना। तो ऐसा ऐसा होके बढ़ते गया है और अभी तो देख रहा है कि अभी हमारा पल्ला में भी, सोसाइटी में भी एक बैलेंस सोसाइटी हो गया ना। हमारा राष्ट्रपति भी, प्रेसिडेंट भी महिला है। तो अभी देख रहा है कि हम लोग का ज्यादा यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम लोग वी आर अ बैलेंस सोसाइटी राइट नाउ अकॉर्डिंगली वो में भी देखता है ना। तो शुरुआत में हम लोग बहुत टॉर्चर सहना पड़ा है, लेकिन इतना हिस्टोरिक वोमन, इंस्पायरिंग वोमेन था उस समय में, जो वोमेनहुड के लिए जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है वोमेन्स डे को। तो वो औरत ने, बाकी सबका नाम तो नहीं है, लेकिन क्लारा जेटकिन एक लेडी है, एक प्रोमिनेंट लेडी है, जो अपना सोसाइटी के लिए वो सेक्रीफाइस किया, अपना सोसाइटी के लिए काम किया ना, उसका नाम ही यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसा ऐसा होके कलेक्टिवली एक औरत तो नहीं कर पाएगा, उसका साथ भी दुनिया भर का औरत था वह साथ में, तो मिल के कलेक्टिवली दे वोट फॉर अस। तो उसका वजह से टुडे हम लोग वोट भी करने मिल रहे हैं। और जब हम लोग हाजिरा जाता है तब भी हम लोग का हाजिरा भी इक्वल है। और हेल्थ, इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का सेक्टर में भी हम अभी अच्छा, गवर्नमेंट हम लोग को हर चीज, गवर्नमेंट का तरफ से हर फैसिलिटीज दे आर ट्राइंग टू गिव ना, तो कर रहा है। तो उस समय में वो औरत लोग हम लोग के लिए फाइट नहीं करने से, स्टैंड नहीं करने से आज ये फैसिलिटीज को हम लोग एंजॉय नहीं करेगा। इसलिए हम लोग सब वुमेन्स डे में भी
कल वोमेंस डे है, कल भी आप लोग मल्टीपर्पज बिल्डिंग में आना है और मैम को भी, हमारा JMFC मैम को भी गेस्ट ऑफ ऑनर का तौर पे बुलाया गया है। तो अच्छा बातें हम लोग रिसोर्स पर्सन वो सब आप लोग को सुनाएगा। तो हम लोग अपना राइट्स, हमारा राइट्स है हमारा वेपन है, हमारा नॉलेज ही हमारा एक वेपन है। आपका दुनिया भर का आपका घर में प्रॉपर्टी हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, पैसा हो सकता है, लेकिन दे आर नॉट योर वेपन। जब आप अगर हम लीगली एम्पावर नहीं होने से, लीगल माने एडवोकेट होना लीगल ना, उसको लीगली बोलता है। हम लोग हर चीज नॉलेज है, दुनियादारी वो सब कुछ है। मेरा रिलीजियस में भी मेरा नॉलेज है, फिर भी लीगली भी हम एम्पावर्ड होना चाहिए ना। तो लीगली भी हम एम्पावर्ड होने से हम मेरा एक लाइफ में, मेरा जिंदगी में बोनस पॉइंट होता है। कौन जानता है जिंदगी में ना, द जर्नी ऑफ लाइफ में रास्ता में कुछ भी हो सकता है। खुद नहीं होने से भी आपका बहन का, पड़ोसी का, माँ का, कुछ भी हो सकता है। कैसे बोल ले रहा है बिना माइक का? सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो कुछ भी हो सकता है इन द जर्नी ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम वो नॉलेज को इक्विप करके हथियार बना के रखने से जब समय आएगा, जब उसका जरूरी होगा, तो हम यूज कर सकता है। इट डजंट मीन दैट आप कुछ हो गया आप कोर्ट कचहरी में भागेगा, वो नहीं है, वो बात नहीं है। और जितना हो सकेगा ट्राई करना चाहिए कि कोर्ट कचहरी में नहीं जाने के लिए ना। तो काउंसलिंग करके, सलाह मशवरा करके आपस में कुछ हो सकना चाहिए। लेकिन अगर उससे भी हद हो गया, जो आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में वो चीज डाल रहा है, आपको हर दिन को आपको एक नरक जैसा, हेल जैसा बनाता है ना, तो ऐसा आप वो 4 दीवारों के अंदर जिसमें आप दिन भर घुट के मर रहा है, ना आपका फ्रेंड को बता सकता है, ना आपको माँ को बता सकता है। ऐसा बहुत चीज होता है ना, अपना फैमिली को भी नहीं बता पाता है ना, कुछ बात होता है। तो ऐसा होके दिन में लोग का डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। ऐसा दिन होता है कि आप घर का बाहर से निकालना ही मुश्किल हो जाता है और वो समय बहुत लेट हो जाता है। कुछ आप ऐसा हो जाता है कि आपको साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और हमारा वीमेन में, क्रिश्चियन वोमेन में भी हम नाम नहीं लेगा, बहुत तो नहीं बोलेगा, लेकिन 1-2 ऐसा सिचुएशन में गुजरता है। मालूम नहीं है कहा जाएगा। जब हम APWWS का जनरल सेक्रेटरी था, तो मेरा घर में आता है, क्या करेगा, फोन करता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हम नाम नहीं लेगा। वो सब क्रिश्चियन वोमेन है, बोलता है कि हम उपाय नहीं है, क्या करेगा, अभी हमको कोर्ट में कैसे जाएगा, कोर्ट में आदमी लोग बोलता है कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट में जाने से कुछ होगा ही नहीं, कोर्ट में एडवोकेट लोग भी घुमाते रहेगा, कुछ नहीं होता है बोल के पूरा ऐसा होता है। वो सब इसलिए ये स्पेशली वो वोमेन लोग के लिए हम जानबूझ के ये प्रोग्राम को अरेंज किया है ना। तो ऐसा होता है। और रिसेंटली भी हम लोग का क्रिश्चियन वोमेन ही है, प्रॉब्लम होके मेरा घर में आता है, क्या करेगा, तो हम ये हमारा अक्वाइंटेंस सर एडवोकेट, ये हम लोग को हमेशा हेल्प करता है। जब भी हम उसको फोन लगाता है, वो कुछ माने सॉल्यूशन, ये कुछ हेल्प करने के लिए हम लोग को राजी होता है। तो इसको भी हम हमेशा डिस्टर्ब करता है सर को ना, फोन कर करके। तो ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आप लोग सब समझिएगा अपना राइट्स को, हमको क्या करना होगा। जब मेरा पास मुसीबत आता है तो हम कहाँ जाना होगा। अभी तो मैडम ने बताया, अब जाके सिर्फ कोर्ट में एडवोकेट लेके कोर्ट केस नहीं भी दे सकता है। नो काउंसलिंग आपको डिस्कशन करके, आपका हस्बैंड को बुला के, आपको बुला के, आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा, काउंसलिंग का
तोड़ भी हो सकता है ना। अगर काउंसलिंग में सब कुछ समाप्त होने से तो यू डोंट हैव टू गो टू कोर्ट ना, तो काउंसलिंग करेगा अच्छा से, तो ऐसा करिए आप लोग। ये नहीं है कि इधर भागेगा उधर भागेगा, ये हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत जानना जरूरी है। इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम सोचा कि हमारा क्रिश्चियन वुमेन भी कुछ एनलाइटन होना चाहिए ना, कुछ जानना चाहिए अपना वो को। इसलिए आप लोग सब कल भी अच्छा अच्छा बात बताएगा ना वहाँ। हम तो नहीं आ पाएगा, हमको जेंगल में चीफ गेस्ट का तौर पे बुलाया है जेंगल वुमेन, तो हम कल जेंगल निकलेगा। सॉरी मैडम, हम अटेंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम में भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मैम, तो आप हमें हमेशा कुछ हमारा जरूरी होने से हेल्प करिएगा। हम ऑन बिहाफ ऑफ अपर शंकर क्रिश्चियन वुमेन आई रिक्वेस्ट हम्बली ना, आपको आप भी हम लोग को हमेशा वो। और नेक्स्ट में भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा लीगल अवेयरनेस कुछ और भी आगे का प्लानिंग हो रहा है, उसमें भी आप सभी को DLS है, एडवोकेट और हमारा दक्षिण सर, आप सभी को हम ऑन बिहाफ ऑफ अपर शंकर वुमेन विंग का तरफ से सभी को हम वंस अगेन मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। यहाँ मेरा बात को खत्म करूंगी। सॉरी, एक ये मैडम हम लोग का JMFC मैडम एक वो रिचार्ड्स मैडम एक इसमें PhD उसका थेसिस है, द टाइटल वुमेन एंड लैंड राइट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ही इडू औरत और जमीन राइट। मैडम एक रिचार्ड्स उसका थेसिस बना रहे हैं ना, तो हिम को रिचार्ड्स इडू इनामा हो काडू मीमा among papa lagi man ai lagi medam ko tu no taka mo ko taka dalok ke ngono poriam dia no ka amun no among kadung kaman dalok no ti kumar isi mo him kam ken man laga panolong no bidung ai dalok ke second ho idung no among anabo bitun no resitun ma aman begitu naik inform no tik mar दिए मैडम। दोनों लोग का एज है, आपका एज क्या है ना, तो इसमें उसका बाद नो शादी शुदा है क्या, इसको भी यहाँ लिखेगा। जो जो देख सकता है उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। नो कासी लाइन तो का दोनों को क्या को कमाने मीमर आसियामो पापा lagi man dan kami ibu tu ai inama no lo biu sangom among people lagi nu mimam people lagi man dan kom no lo atoka English pa anmai mulo adi ko kom ayam to pati kama translate ini ko medam mana yen him takami no lo daba kom filap bilang ka medam kalaga pai medam be thesis to UCM lo inama him tu lo takti do property rights kerap kai mo tu ko lo ibom lai do inama mimma asya mo papa lagi man clearly lo do lubi to kai. Thank you. सभी को बताया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में भी। aman dulu ke dia kebanyakan kok silent right bangko resource person aku dan kami kalau दे है तो अभी हम जो हमारे रिसोर्स पर्सन टेक्सिंग सर आपको
आपको समय देता है, आप अपना समय ले लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। हालेलुया। मोस्ट रेस्पेक्टेड JMFC मैडम, माय कॉलीग एडवोकेट कावांतारन, डॉक्टर जयपुर मैडम, अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम जनरल सेक्रेटरी वुमेन्स विंग, पर्टिन मैडम, वाइस प्रेसिडेंट अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम वुमेन्स विंग, सुनीता लिवांग सेक्रेटरी बेलक्के मोगमुंके हिनाम अपर सियांग क्रिश्चियन फोरम लोग सिलोक आदमसिने अनुगिरा। सबसे पहले सबको थैंक यू सो मच, हमको यहाँ पे इस होली प्लेस पे एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे इनवाइट करने के लिए हम सभी को, आप सभी को धन्यवाद। उसके बाद हम भी आप लोगों को आज डोमेस्टिक वायलेंस का बारे बताया सोचा था। हम लोग का सोसाइटी में हमेशा से जो बच्चा का अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम हमेशा बढ़ते आ रहा है। बच्चा लोग का अगेंस्ट में रेप होता है, बच्चा लोग का अगेंस्ट में सेक्सुअल चीज़ का खराब काम होता है, बच्चा लोग बता नहीं पाता है। तो ये पहले ज़माना में 2012 से पहले इसका कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं था। बच्चा के अगेंस्ट में कोई रेप हो जाएगा तो इसके लिए कोई कानून नहीं था। एक था IPC में रेप था, लेकिन वो तो बच्चा को भी डील करता था, बड़ा को भी डील करता था, तो वो ये इनकम्प्लीट था वो में। तो गवर्नमेंट ने देखा है कि बच्चा के अगेंस्ट में बहुत सारा रेप और क्राइम हो रहा है, तो वो लोग सोचा है कि एक लॉ सिर्फ बच्चा के लिए बनाना चाहिए। तो 2012 में ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को पास किया है। तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ जो 18 ईयर्स से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए लागू होता है। और ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल मीन्स नॉर्मली हम लोग सोचता है कि लड़की का अगेंस्ट में ही रेप होता है या लड़की का अगेंस्ट में ही लड़की वाला क्राइम होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि लड़का का अगेंस्ट में भी रेप होगा, लड़का का एगेंस्ट में भी सेक्सुअल ऑफेंस होगा। दैट इज माने लड़का भी होगा लड़की भी होगा, ये दोनों का ऊपर लागू होगा। द जनरल न्यूट्रल है। तो उसके बाद हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, जो लेमैन है, जो जानता है लेकिन जो पूरा कानून का अच्छा से अंदर में नहीं जानता है, तो हम नॉर्मली क्या सोचता है, वो लोग सोचता है कि रेप होने से क्राइम हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया। जस्ट हमका थिंकिंग ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कानून में सेक्सुअल ऑफेंस में क्या है, इसमें जो क्राइम है उसको बहुत बारीकी से डिफाइन किया गया है। तो अभी हम वो जो ऑफेंसेस है उसको क्या क्या डेफिनेशन दिया गया है उसको हम थोड़ा सा आपको समझाएगा। ये जो नॉर्मल अपनी जो लेमैन भी पब्लिक भी जानना है। नंबर 1 है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, उसमें रेप नहीं होगा, फिजिकल टच नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, नहीं छुएगा, लड़की या लड़का, छोटा लड़की या छोटा लड़का को नहीं छुएगा। इसमें खाली क्या होगा, मुंह से बात करेगा,
फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको फॉलो करेगा, उसका पीछा करेगा, उसको गंदा गंदा कमेंट करेगा, वो भी एक सेक्सुअल ऑफेंस है। ये सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। देन क्या होगा, आप किसी बच्चा को अपना कपड़ा खोलने देगा, उसका प्राइवेट पार्ट्स को देखेगा, आप तो छुएगा नहीं उसको, लेकिन उसको खोल के देखने देगा, या अपना आप को खुलेगा, बच्चा को देखने देगा। दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग कन्फ्यूज होता है नॉर्मली कि कुछ तो किया नहीं है, ऐसे छोड़ देता है कभी कभी। तो ये आपको जानना है कि ये चीज़ भी पनिशेबल है, ये भी क्राइम है। आप उसको छुओ मत छुओ, ये जो हम बताया है वो करने से दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। अगर कोई भी आदमी अपना कपड़ा खोल के बच्चा को देखने देगा, या बच्चा का कपड़ा खोल के देखेगा प्राइवेट पार्ट्स को, या उसको गंदा गंदा कमेंट्स करेगा, पीछा करेगा, मोबाइल में मैसेज करेगा, ऐसे होने से उसको 3 इयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल होगा, उसको फाइन भी लेगा। और दूसरा चीज है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट होगा पर रेप नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा। जैसे कि आपने कोई बड़ा आदमी ने छोटा लड़की का या लड़का का प्राइवेट पार्ट्स को छुएगा, ब्रेस्ट को छुएगा, या प्राइवेट पार्ट्स को छुएगा, कपड़ा खोलने देके छुएगा, या अपना आप को छूने देगा, मसाज करने देगा, तो ये इसमें आप फिजिकली कांटेक्ट होता है, आप छूता है, लेकिन उसमें रेप नहीं होता है, पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करता है, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देता है, रेप तो नहीं किया है बोल के ना। तो इसमें क्या होता है, अगर फिजिकल कांटेक्ट ऐसे होगा तो कोई आदमी ऐसे करेगा तो उसको 3 से 5 साल तक का सजा हो सकता है। देन क्या होता है, दूसरा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माने उसमें पेनिट्रेशन होगा। इन सिंपल टर्म ये रेप है। आप किसी को रेप करेगा, आप किसी छोटा बच्चा को रेप करेगा, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसमें क्या होगा, सिंपली रेप का वो सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। तो इसमें और एक चीज है, नंबर 1, आप लड़का का प्राइवेट पार्ट्स को किसी लड़की का या लड़का का प्राइवेट पार्ट्स में घुसाने से रेप हो गया। दूसरा है, आप लड़की का प्राइवेट पार्ट्स में या लड़का का एनस में आप कुछ भी घुसा, लड़का का प्राइवेट पार्ट्स जरूरी नहीं है, आप उंगली घुसाओ, आप लकड़ी घुसाओ, बटर घुसाओ, कुछ भी आप उसका लड़की का उसमें पेनिट्रेट करने से, घुसाने से वो रेप होगा। जरूरी नहीं कि लड़का करना है बोल के, कुछ भी घुसाने से। उसके बाद आप उसका बच्चा का प्राइवेट पार्ट्स में मुंह डालेगा या हाथ डालेगा और पेनिट्रेट करेगा, घुसाएगा, दैट अमाउंट्स टू रेप। तो इसमें क्या होगा, आपको कम से कम 7 साल सजा होगा और लाइफ पर आपको जेल डाल सकता है। इसमें एक और चीज है, पहले हमने बोला कि लड़का का साथ भी रेप हो सकता है। अगर कोई बड़ा वाला लड़की छोटा वाला लड़का को खुद को छूने देता है या खुद को रेप करने देता है, तो वो बड़ा वाला लड़की को पनिशमेंट मिलेगा। तो सेम कोई छोटा लड़की को कोई बड़ा लड़का करने से लड़का को पनिशमेंट मिलेगा, उसी तरह बड़ा लड़की को भी पनिशमेंट मिलेगा। तो उसके बाद दूसरा आता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो एग्रावेटेड का सिंपल मीनिंग है ज्यादा, वक्त का या बड़ा। तो इसमें क्या होता है,
अग्रेवेटेड प्रेडेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो तो सेम है, रेप सेम है, लेकिन चीज तो बड़ा हो गया और पनिशमेंट भी बड़ा हो गया। इसमें एक चीज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बोलने से, जो रेप करने वाला है, नॉर्मली कोई भी रेप कर देगा बच्चा को, तो उसमें प्रेडेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा, उसको 7 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। तो अग्रेवेटेड में क्या होता है, इसमें जो रेप करने वाला अपना परिवार का होने से, या कोई पुलिस ऑफिसर होने से, या कोई मेडिकल में डॉक्टर या नर्स जो होने से, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो बड़ा पोस्ट में बैठा है वो लोग होने से, वो अग्रेवेटेड हो जाता है ना, वो बड़ा हो जाता है चीज़। तो कोई पुलिस ऑफिसर का कस्टडी में कोई छोटा बच्चा है तो उसको रेप कर देने से वो बड़ा बन जाता है। कोई अपना फैमिली, अपना रिश्तेदार को रेप कर देने से वो बड़ा हो जाता है। देन अगर आप किसी बच्चा को बार बार रेप करता है, वो भी बड़ा हो जाता है। आप किसी बच्चा 12 years अंदर का बच्चा को रेप करता है, वो भी बड़ा चीज़ है। आप किसी बच्चा को रेप करता है और उसमें कोई बीमारी पहुंचा देता है, जैसे कि एड्स पहुंचा दिया, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको पहुंचा दिया, तो वो भी बड़ा चीज़ हो गया, तो वो भी उसका पनिशमेंट भी बड़ा हो गया। आप जब रेप करते समय बच्चा को मारपीट करता है, घाव पहुंचाता है, ये हथियार लेके मारपीट करके उसको पूरा इंजूरी करके उसको रेप करता है, देन बड़ा हो गया, ज़रा पनिशमेंट मिलेगा। आप गैंग रेप करता है, बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। आप किसी जो मेंटली, जो जिसका दिमाग कम है, मेंटली रिटायर्ड वाला बच्चा को आप रेप करेगा, पनिशमेंट बड़ा हो जाता है ना। तो ये है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये उसका पनिशमेंट कम से कम 10 साल उसको पनिशमेंट मिलेगा, या उसको लाइफ जेल डालेगा और फाइन भी देगा। तो ये है कुछ जो सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन जो यहाँ पे लॉ में बताया गया है। दूसरा है पोर्नोग्राफी। अगर कोई बच्चा को, पोर्नोग्राफी माने ब्लू फिल्म ना, जो मोबाइल में या जो टीवी में या जो कहीं भी ब्लू फिल्म होता है, तो अगर कोई भी आदमी बच्चा को ब्लू फिल्म के लिए यूज़ करता है या अपना लैपटॉप, मोबाइल ये सब में बच्चा का पोर्नोग्राफी रखता है, देन उसका पनिशमेंट क्या होगा, 3 years जेल होगा या फाइन होगा, उसको ना फाइन इम्पोज करेंगे। और कोई भी आदमी ब्लू फिल्म बनाने के लिए खुद भी पार्टिसिपेट करता है, ब्लू फिल्म में एक्टर बनता है बच्चा का साथ, तो वो एक्टर को भी कम से कम 10 साल या लाइफ के लिए उसको भी जेल करेगा। उसके बाद दूसरा एक प्रोविजन है अबेटमेंट। अबेटमेंट माने सिंपली बोलने से किसी को इंस्टिगेट करने से या किसी को हेल्प करने से, आप कोई क्राइम कमिट कर रहा है, कोई आदमी रेप करने के लिए कर रहा है बच्चा को, तो आप उस रेप में मदद करेगा। आप तो खुद रेप नहीं करेगा या आप तो कुछ सेक्सुअल ऑफेंस नहीं करेगा, फिर भी आप उसमें मदद करने से आपको भी पनिशमेंट होगा। तो जो आदमी रेप किया है और आप रेप करने में, खुद तो रेप नहीं किया लेकिन रेप करने में मदद किया है, तो उसको भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जो रेप करने वाला को मिल रहा है, उसको भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। देन एक प्रोविजन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा का एजेंसी में रेप हो गया या सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, आपको वो बच्चा बता दिया, फॉर एग्जाम्पल आप टीचर है, आपको आपका स्टूडेंट ने बताया कि मेरा साथ ऐसे गलत काम हुआ है, आप वो चीज़ को छुपाने से आपका अगेंस्ट भी पनिशमेंट होगा। घर परिवार में भी कहीं भी आप रेप हो गया या सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हो गया बोल आप जानते हुए छुपाने से, देन आपको क्या होगा, 6 months के लिए आपको सजा होगा। और दूसरा चीज़ है, जो बच्चा का आइडेंटिटी को कभी भी डिस्क्लोज, पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना है। दैट इज आप
कोई बच्चा का अगेंस्ट में गलत काम हो गया, रेप हो गया, देन आप वो बच्चा, ये बच्चा का आइडेंटिटी को, ये बच्चा था, वो बच्चा था, उसका फोटो, उसका नाम, माँ पिताजी का नाम, उसका घर का पता, जो व्हाट्सएप में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, टीवी में फोटो दिखा नहीं सकता है। अगर आप ऐसे सबको दिखाएगा तो देन आपके लिए भी पनिशमेंट है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि अगर ये चीज़ फैल जाएगा, बच्चा का अगेंस्ट में गलत काम है, रेप हुआ बोलने से तो बच्चा ट्रॉमाटाइज हो जाएगा ना, बच्चा का मेंटल खराब हो जाएगा, सब उसको नाम पुकारने लगेगा, ये बच्चा को रेप किया, ये बच्चा को रेप किया है, ये बच्चा है बोलने से तो वो बच्चा पब्लिक, ये बाहर में सोसाइटी में रहने का लायक नहीं रह जाएगा ना, तो उसका मेंटल खराब हो जाएगा बोल के उसको छुपाने के लिए बोला गया है। तो उसका आइडेंटिटी को सिर्फ पुलिस या मजिस्ट्रेट कुछ ये जान सकता है, बाकी पब्लिक में वो नहीं ले जाना है। देन क्या है, अगर किसी बच्चा का साथ में, लड़का या लड़की के साथ में रेप या सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो कहाँ में कांटेक्ट करेगा, क्या करेगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आप सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरा चीज़ है, आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU को आप जाके बता सकता है। और तीसरा है, आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को भी जाके कंप्लेन कर सकता है। एंड चौथा है, आप चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 में भी कॉल करके आप बता सकता है कि चाइल्ड गाइडेंस में ये रेप हुआ है या गलत काम हुआ है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है। उसके बाद दूसरा चीज़ है एक बताने का, इसमें जो पेरेंट्स लोग है, अगर किसी का बच्चा का साथ में गलत काम हो गया तो पेरेंट्स घबराना नहीं है। इसमें एक प्रोविज़न है जो रूल में दिया गया है ना, सपोर्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट पर्सन क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में एक सपोर्ट पर्सन होता है, जो लीगल ऑफिसर है, उसको यहाँ पे अपर सियांग में डिजिग्नेट करके रखा हुआ है ऐसे सपोर्ट पर्सन। सपोर्ट पर्सन क्या होता है? बच्चा का अगेंस्ट में गलत काम हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है पेरेंट्स को पता नहीं होता है, तो उसको असिस्ट करने के लिए एक सपोर्ट पर्सन आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर में ऑफिस में जाएगा, आप बोलना है कि मेरा बच्चा का साथ में ऐसे गलत काम हुआ है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है हमको मालूम नहीं है, आप काइंडली हमको एक सपोर्ट पर्सन दीजिए बोलने से ऑटोमेटिकली लीगल ऑफिसर वहाँ पे डेजिग्नेटेड करके रखा हुआ है। तो उसका काम है कि आपको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आपको असिस्ट करना, ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसेस में कोर्ट में केस कैसे फाइल करेगा, कैसे कंप्लेंट करेगा, और जब कोर्ट का केस चल रहा होगा आपको डे टू डे अपडेट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे है, ये सब आपको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक सपोर्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है। और लास्टली एक पेरेंट्स अगर बच्चा का साथ में गलत काम हुआ है तो पेरेंट्स लोग ये नहीं सोचना है कि कोर्ट में जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें क्या है, स्पेशल कोर्ट होगा, ये जो नॉर्मल कोर्ट ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, स्पेशल कोर्ट होगा बच्चा के लिए। जो कोर्ट का माहौल है वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा। हाँ, बच्चा जैसे चाहेगा ऐसे ही होगा। पुलिस भी पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा। उसके बाद कोर्ट में भी अगर बच्चा वो जो रेप किया है उसको देखने दी नहीं है, उसको देखने से डरता है बोलने से पर्दा लगा के भी कोर्ट का प्रोसीडिंग चल सकता है। तो बच्चा को और जो रेप किया है उसको देखने नहीं देके पर्दा लगा के भी कर सकता है। और जो भी प्रोसीडिंग होगा चाइल्ड फ्रेंडली होगा। जो कोर्ट में नॉर्मली बहुत आदमी लोग आके बैठता है उसको भी सबको हटा के सिर्फ बच्चा को सिर्फ केस में सुन सकता है। तो ये है ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। तो उसके बाद एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ना, तो ये भी बच्चा का ही बारे है। जुवेनाइल जस्टिस माने जुवेनाइल माने चाइल्ड को भी बोलता है ना, जो बच्चा का है, ये भी बच्चा का ही लॉ है। केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन, इसमें दो बात आता है। जुवेनाइल जस्टिस माने अगर कोई बच्चा
मारपीट करता है, गलत काम करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, वो बच्चा को क्या करेगा? दूसरा चीज़ है, जो बच्चा का माँ पिताजी नहीं है, जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा घर से भागा हुआ है, जो बच्चा भीख मांग रहा है, जिसका कोई भी नहीं है, उसको क्या करेगा? ये लॉ में ये बताया गया है। तो दो पार्ट है, एक जेजेबी है, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, CWC। तो पहले जेजेबी क्या है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा चोरी करता है, अगर कोई बच्चा मर्डर करता है, अगर कोई बच्चा रेप करता है, अगर कोई बच्चा मारपीट करता है, या अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, बच्चा मीन्स 18 ईयर से कम उम्र का, उसको क्या करता है? पुलिस पकड़ता है। तो इसमें लॉ में क्या बोला है? इसको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट पकड़ना है होता है। इसके लिए बच्चा को पकड़ने के लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट होता है। तो वो बच्चे को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद जेल नहीं ले जाएगा, जेल नहीं ले जाके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी बोर्ड का पास ले जाएगा। जेजेबी बोर्ड में कौन है? प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा, जो उनका जज मैडम है। उसके बाद जो सोसाइटी से जो दो औरत होगा जो सोसाइटी में काम कर रहा है ना, तो वो दोनों होगा। वो इतना ये एडवोकेट है, वो सब जरूरत नहीं है। सोसाइटी से जो रिनॉन पर्सन जो दो होगा, तो वो लोग बैठेगा एज ए जज। उसके बाद वो बच्चा को लाएगा। बच्चा अगर छोटा मोटा क्राइम किया है, थप्पड़ मारा है, छोटा मोटा चोरी किया है, तो उसको सुनने के बाद में उसको घर भेज देगा, माँ पिताजी को बुला के वार्निंग देके फाइन इम्पोज करके समरी ट्रायल करके उसको वापस जाने देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मेजर क्राइम, सीरियस क्राइम किया हो, जैसे कि रेप किया, मर्डर किया, ऐसे होने से उसको सिचुएशन को देखने के बाद में उसको जेल नहीं डाल के उसको ऑब्जर्वेशन होम में डालेगा। जैसे कि पासीघाट में है CCI, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ऑब्जर्वेशन होम में डालेगा उसको। ऑब्जर्वेशन होम जेल नहीं होता है, लेकिन वो जेल का जैसे जेल नहीं होता है, उसमें पढ़ाता है और बच्चा को रिवाइव करता है अच्छा आदमी बनने के लिए, तो उसमें डाल देगा। उसमें डालने के बाद में केस को स्टडी करेगा। उसके बाद सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा बच्चा का एगेंस्ट में ना। सोशल इन्वेस्टिगेशन में वो बच्चा कैसे है, हमेशा चोरी करता है, हमेशा मर्डर करता है कि नहीं करता है, हमेशा चोरी करता है कि नहीं करता है, अच्छा बच्चा है ना खराब बच्चा है, उसका माँ पिताजी कैसे है, वो सब चीज़ को देखने के बाद एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद में जज को और ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सबमिट करेगा। उसके बाद केस चलेगा। केस चलने से जितना भी विटनेस है सब बुलाने के बाद में अगर पता चलता है कि ये बच्चा सचमुच का रेप किया है या क्राइम किया है बोलने से, सबसे पहले छोटा मोटा क्राइम करने से जैसे पहले बताया उसको पनिशमेंट देके वापस भेज देगा। थोड़ा कुछ बड़ा क्राइम किया है बोलने से उसको कम्युनिटी सर्विस करने देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो बच्चा गलत किया है तो आप गलत किया है, आपको पनिशमेंट के तौर पे आप मेडिकल में जाके 1 हफ्ता के लिए झाड़ू मारो, या पेशेंट को आप हेल्प करो, जो वहाँ में पेशेंट उनके जो बेटा है जो बीमारी है उसको आप मदद करना है बोल के जज ऐसे कुछ ये ऑर्डर देगा। तो ये है कम्युनिटी सर्विस। उसके बाद अगर वो बड़ा क्राइम हो गया, मर्डर कर दिया या रेप कर दिया बोलने से, देन उसको ऑब्जर्वेशन होम में, जैसे पहले बताया, ऑब्जर्वेशन होम में डालेगा। डालने के बाद ऑब्जर्वेशन होम में क्या होता है, वहाँ पे वो बच्चा को ऐसे जेल का जैसे नहीं रखेगा, वहाँ पे पढ़ाएगा, लिखाएगा, कुछ सिखाएगा। सिखाने के बाद वो बच्चा को काउंसलिंग करके वो तो अपना सज़ा 3 साल के लिए उसको ऑब्जर्वेशन होम जुवेनाइल होम में डालेगा। तो वो तो अपना 3 साल का सज़ा खत्म होने के बाद तो सोसाइटी में वापस तो जाना है। तो उस ऑब्जर्वेशन होम में क्या होता है, उसको अच्छा से सिखाता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, अच्छा से सिखा के उसको सोसाइटी में वापस अच्छा आदमी बनने के लिए छोड़ देता है। तो ये है जेजेबी का फंक्शन। उसके बाद दूसरा चीज़ है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा माँ पिताजी नहीं है या रेप वाला बच्चा है, जैसे कि पहले बताया उसका साथ गलत काम हुआ है, या
कोई भी बाबा वाला बच्चा जिसका पास कोई नहीं है, उस बच्चा का अगेंस्ट में क्या होगा? अभी कोई बच्चा को मिल गया तो जनरली पुलिस हाल लेके जाता है, तो वो बच्चा को जेजेबी में नहीं डाल के पुलिस के थाना नहीं ले जाके उसको सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाना है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करेगा? वो बच्चा को फिर से SIR बनाएगा, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा। तो ये बच्चा को जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगा, ये बच्चा कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, इसका माँ पिताजी कहाँ है, उसको ढूंढेगा। उसके बाद अगर माँ पिताजी मिल गया तो फिर उसको प्रॉपर प्रोसीड्यूर करने के बाद माँ पिताजी का हाथ में सौंप देगा, या कोई नहीं तो उसका रिलेटिव्स का हाथ साथ में भेज देगा। अगर वो बच्चा का पास कोई नहीं है, अकेला है, माँ पिताजी को भी नहीं मिल रहा है, तो उसको CCI में भेजेगा, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजेगा, जैसे कि ओजो मिशन होता है ना, नानी मारिया, वहाँ में भेजेगा। वहाँ में वो बच्चा को रखेगा गवर्नमेंट, वहाँ में बच्चा को पढ़ाएगा, लिखाएगा, खाना पीना देगा, सब चीज़ वहाँ में देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब तक वो 18 ईयर्स या मेजर नहीं हो जाता है, उसको वहाँ में पढ़ा के लिखा के वो पालेगा बच्चा को गवर्नमेंट। उसके बाद जब वो अपना एज बड़ा होने के बाद जब वो बाहर निकालेगा, उसको गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है, वो माने सोसाइटी में वापस जाने के लिए। तो इसमें कुछ बताने वाला है इंस्टीट्यूशनल केयर एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर क्या है? जैसे कि CCI में कोई नहीं है तो आप बच्चा को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में डालो, गवर्नमेंट उसको पढ़ाएगा लिखाएगा जब तक वो बड़ा होगा। एंड दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो आप लोग को हम बताने का है वो है गवर्नमेंट जो हम लोग का गवर्नमेंट जो पर मंथ 4,000 रुपीज़ करके स्पॉन्सरशिप दे रहा है बच्चा को, CNCP बच्चा को, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा को। इसका क्राइटेरिया क्या है? जिसका माँ नहीं है, पिताजी है, या जिसका पिताजी है माँ नहीं है, सिंगल पेरेंट है जो दुख तकलीफ में है, या जिसका दोनों पेरेंट्स नहीं है, या बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है, या बच्चा बीमारी वाला माने जैसे कि एड्स है या कुछ बड़ा बीमारी वाला बच्चा है, ये सब को गवर्नमेंट 4,000 रुपीज़ करके पर मंथ दे रहा है। तो ये तो हम बता रहा है क्योंकि ये हमका डिप्टी डायरेक्टर ICDS ऑफिस में आप एक फॉर्म लेके अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने से स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगा। तो इसका क्राइटेरिया तो आपको हम बता दिया, पिताजी नहीं है, या माँ नहीं है, या दोनों नहीं है, या बच्चा बहुत बड़ा बीमारी से गुजर रहा है, तो उसको 4,000 मिलेगा। लेकिन उसका भी क्राइटेरिया ये होता है, आपसे एप्लीकेशन देगा, उसको जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा। अगर आपका बात सही है तो देगा आपको। तो ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हम लोग 2-3 साल से चला रहा है, और यहाँ पे हमको माने 50-60 बच्चा को हम लोग दे भी रहा है 2-3 साल से ना, बहुत सारा बच्चा को दे रहा है, मोर देन 50 बच्चा को हम लोग ये स्पॉन्सरशिप दे रहा है पर मंथ 4,000 करके। तो आप लोग भी आपका कोई रिलेटिव्स ऐसे कुछ बच्चा होने से अप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। देना नहीं देना वो तो बाद में देखेगा, हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के बाद में हम लोग डिसाइड करेगा कि देगा कि नहीं देगा। तो ये है JJB और टॉक्सो का बारे। तो थैंक यू सबको। अभी का लास्ट पॉइंट आप लोग भी सुना ही होगा, एक और एक ओपन है, ओपन होगा को बड़ों तक ऑफिस लोग पालांगी लोग लगाए दमिता मलाई लोग दो बारे में माओ भी देना
इसमें जो सभी को मिला है फॉर्मेट मिला है ना, ताकि हम फॉर्म पातू डाए होय पामा ना करो पामा ना कदे न्याम को भी नहीं कर आज जो नहीं पा रहा है, जो नहीं बना पा रहा है, मैडम है ना हम लोग का ये तिबुलाली मैडम जो वो ये है फीएल भी है, तो आप लोग को मदद करेगा। जो नहीं सीखा है अली मैडम से आप हेल्प ले लीजिएगा। हम लोग का रिसोर्स पर्सन जो बताया गया है, आप लोग उसमें कंफ्यूजन होने से भी आप लोग पूछ सकता है, और कुछ सवाल होने से भी आप लोग आगे पूछिएगा ना, क्योंकि हमारे सर लोग भी है, मैडम लोग भी है यहाँ। नलो आते उनके पनाम नलो आप लोग उनके पनाम को काडू मलो कम नलो उनकी लाई का डॉन नलो किन माना को काडू मलो नलो उनको लाई आमी हम तामो को मांग नमुए मलो कम नलो सेपरेटली साबुन मेरा मलो कम फोनी लाम कम नलो उनकी लाई कुपांग नलो मुई करूँ हे को उनके को मुए ने उनकी लांगाई, और जो आप लोग भी कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है ना, समय देता है उनको वो मोटिवेट खिलाए उनके में एक माइक कौन चाहिए आपके पास जो चाहिए में जो सवाल करना चाहता हूँ। Any doubt? हम अभी जैसे ये बच्चों के विषय जो बात किया, अनाथ बच्चों के विषय, ये अभी जो अनाथ बच्चों, गरीब दुखियों के बच्चों के बीच में जो बात किया, उसके विषय में सुन के बहुत अच्छा लगा है ना। तो यही जानना चाहता है कि ये ट्राइबल के लिए, नॉन ट्राइबल के लिए सब बहुत सारा हो जाता है। ये फैसिलिटी ट्राइबल के लिए सिर्फ है, नॉन के लिए नहीं है। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग को रोक दिया जाता है। तो क्या ये ना ट्राइबल नॉन ट्राइबल दोनों के लिए है क्या? थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये स्कीम जो सबके लिए है, नॉन ट्राइबल भी अप्लाई किया है और हम दिया भी है नॉन ट्राइबल को भी ना, सबको देता है। जस्ट आप लोग अप्लाई करके देखिए, बाकी हम लोग देख लेगा। हेलो, और एक चीज़ बताना था इसके बारे में ना, सबके लिए है, लेकिन इसका एक मेन क्राइटेरिया ये है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल कोई नहीं है तो पेरेंट्स ये बच्चा ऑर्फन है तो फिर भी उसका कोई गार्जियन तो होगा ना, तो गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट, या अगर सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इनकम इसमें ऐसा है 90,000 से कम होना पड़ेगा पर ईयर ना, तो ऐसे होने से देता है। तो इसमें हम करके देखा है, कोई जगह में जो आंगनबाड़ी वर्कर है ना, तो उसको भी नहीं देने वाला है। जैसे कि आंगनबाड़ी का हस्बैंड मान लिया, बच्चा है, दुख तकलीफ में है, फिर भी ये अगर हम लोग रिकमेंड कर देने से भी वो लोग ऑब्जेक्शन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ना, इसका इनकम इतना है तो इतना से नहीं दे सकते ना। तो ये नॉलेज के लिए बता रहा है।
जो आप लोगों को ये पेपर दिया है, ये हम फिर से थोड़ा सा बताएगा, मे बी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो ये हम एक रिसर्च कर रहा है कि हम लोग अरुणाचल जो आप लोग रिसेंटली अभी नहीं 2000 कितना में था 19 या 21 में एक वुमेन बिल आया था, याद है? वुमेन्स इनहेरिटेंस बिल, जो कि बहुत कंट्रोवर्सी होने के बाद फिर से उसको अभी मतलब वो कर दिया, रोल बैक कर दिया। तो उस बेसिस में हम एक मतलब हम भी PhD कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर भी है। तो इस सर्वे की तरफ से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे वुमेन आप क्या फील करता है कि आपको क्या जमीन राइट मिलना चाहिए। जमीन जो है हम लोग जो सबको पता है, ऐसे ट्राइबल सोसाइटी में हम लोग लड़की लोग को ऐसे राइट आपको जमीन नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम में अभी तक जितना भी हम स्टडी करके मिला है, मैक्सिमम ट्राइब का तो सेम ही प्रैक्टिस है। हम निशी है, आदि में भी सुना है, गालो में भी है, सब में ऑलमोस्ट सेम है कि ऐसे मैटर ऑफ राइट नहीं आप बेटा को दिए तो हमको भी देना पड़ेगा। उनके कभी हम नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम लोग पहले जमाना से जमाना ऐसे करते आया है कि बेटा के लिए घर है, जमीन है। तो जैसे आज हम सुनता है कि अभी टाइम है, तो हम थोड़ा टाइम ले लेगा कि कल जो वुमेन इंटरनेशनल डे है उसमें भी हम बोलेगा। तो उसमें जो अभी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे में क्या चल रहा है, थीम जो 2026 का थीम है गिव टू गेम। सुनने में क्या है, दो ताकि आपको बेनिफिट हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो और आपको बेनिफिट हो, हर समय ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी ये थीम जो है इंटरनेशनल वुमेन डे का बहुत ब्रॉडर है। तो इस समय में ऐसे वुमेन होने के नाते हम आपको यही सजेस्ट करेगा कि अपना बेटा के लिए सिर्फ प्लानिंग करना बंद कर दो, बेटी के लिए भी प्लानिंग करो। बेटी को दो ताकि आपको बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि बेटा को ही देने से आपका बुढ़ापा में, आपका फ्यूचर में आपका नाम रोशन करेगा बोल के नहीं है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, जो आपका घर है, जमीन जायदाद है, आप अपना बेटी के लिए भी सोच के देखो ऐसा इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम का हिसाब में। तो मेरा ये जो सर्वे है आपका ओपिनियन जानना चाहता है, आप जो सोचता है वही फील करना है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे कि जो फर्स्ट है, डू यू हैव लैंडेड प्रॉपर्टी इन योर नेम। आपका नाम में मतलब नाम होते कागज में ही नाम होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे आपको पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया है, ऐसा कोई जमीन है क्या आपका, या आपका पति ने ही आपको गिफ्ट दिया है, तो ऐसा कोई या आपका पेरेंट्स या तो आपका एंसेस्टर से मिला वाला है, तो आप येस में टिक कर सकता है। अगर बिल्कुल नहीं है तो आप नो में टिक कर सकता है। लेकिन आपके पास जमीन है, लेकिन वो जमीन जो है आपका पति का साथ नाम जोड़ा हुआ है, तो आप यस बट इट इज जॉइंट विथ माई हस्बैंड ना, ये वाला ऑप्शन को टिक करना है, फर्स्ट वाला है। और सेकेंड में है, अगर आपका पास जमीन है तो आप उसको कैसा मिला है। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि कितना औरत लोग को पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिला है, कितना औरत लोग जो अपना से खरीदा है, ये इस तरीके से हम लोग को पता चलेगा। जैसे कि आप हम 500-600 वुमेन्स को स्टडी करेगा, उधर में से 300 जो है इनहेरिटेंस मिला है। इसका मतलब हम लोग का प्रैक्टिस जो ये कंक्लूजन होगा कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर पेरेंट्स चाहे तो दे सकता है। तो उसका मतलब क्या है, कानून मानने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इनहेरिटेंस हो। लेकिन अभी स्टडी में पाता है कि सिर्फ 10-20 लोग को मिला है। इसका मतलब हम लोग का कस्टमरी प्रैक्टिस अभी तक बहुत ही रिजिड है, वुमेन लोग को नहीं देता है। तो आगे आगे आपको ओपिनियन पूछता है कि आपको देना चाहिए या क्या नहीं देना चाहिए, आपका क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन में टिक कर सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पति का जमीन में ऐसे वाइफ आपको राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आपका क्या लगता है? सबसे पहले हाँ, क्योंकि वो आप एक पत्नी होने का नाते आपका राइट है, आपको लगता है तो आप टिक करिए उस पर। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, एक जमीन जो अगर मेरा पास होगा तो मेरा लिए भी सिक्योरिटी होगा, कल को हम डिवोर्स हो जाए, कल को मेरा पति मर जाने से भी, कल हमको तो अलग हो जाने से भी मेरा भी कुछ रहने के लिए जगह होगा, ऐसा लगता है तो आप सेकेंड ऑप्शन को भी टिक कर सकता है, दोनों को भी एक साथ टिक कर सकता है। और इसके बाद आपका फिर से आपको ही पूछ रहा है कि जो चाइल्डलेस विडो होता है हम लोग का सोसाइटी में, ऐसे ट्राइबल सोसाइटी में सबसे नहीं गिनने वाला, सबसे वल्नरेबल वाला जो विडो ही होता है। विडो होकर चाइल्डलेस है तो और भी उसका जिंदगी बदतर होता है, क्योंकि ऐसे मर्डर होना सब मतलब कोई गिना चुना जो होता है वो नसीब नहीं हो पाता है। तो अगर नहीं होता है
फिर बाद में कुछ अगर अनफॉर्चुनेट से उसका हस्बैंड नहीं होता है तो और भी उसका कोई भी सोसाइटी में उसको एग्जिस्टेंस ही नहीं जीता है। तो इसीलिए तो क्या होता है कि वो मान लो कि कोई वर्किंग है, कोई नौकरी करता है तो ठीक है, जो कोई नौकरी वोकरी भी नहीं करता है, पति नहीं है, बच्चा नहीं है, अभी उस औरत का क्या होगा? तो उसका विषय में आपको यही पूछ रहा है कि अगर विडो हो गया, उसका पास बच्चा भी नहीं है, क्या उसको जमीन राय देना चाहिए अपना पति का तरफ से, परिवार का तरफ से? तो ऑप्शन ए है कि हाँ देना चाहिए। अगर परिवार लोग जो उसका पति का जो परिवार लोग मानता है तो तभी देना चाहिए। आपका हिसाब से ये सही है क्या? या उसको देना चाहिए अगर वो दोबारा शादी नहीं करता है तो ये देना चाहिए, तो आप उसमें क्लिक करिए। या तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी कंडीशंस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो पहले पत्नी रह चुका है तो उसको ऐसे पत्नी का हिसाब में तो देना चाहिए, पति नहीं होने से भी, बच्चा नहीं होने से भी, तो आप उसमें टिक करिए। तो या में नहीं देना चाहिए लगता है तो आप उसमें टिक करिए। तो वही है बस। जो अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसमें टिक करिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्योंकि सब लोग मैरिड है और क्वेश्चन जो ये है कि आप जो मैरिड है, आप जो अपना पेरेंट्स से क्यों जमीन नहीं मांगा है, आपका क्या कारण था? तो यहाँ पे है एक ऑप्शन है मेरा खुद का पास जमीन है इसीलिए हम अपना पेरेंट्स से नहीं मांगा है, ऐसे औरत होने के नाते। सेकेंड में है मेरा माँ पिताजी का पास जमीन नहीं है। थर्ड में है हम लोग का सोशल कस्टम प्रैक्टिस का हिसाब में हम लोग को जमीन नहीं देता है इसीलिए हम नहीं मांगा है। और थर्ड में ये मेरा भाई भैया का है, मेरा नहीं है इसीलिए हम नहीं मांगा है। जो आपको लगता है उसको आप जो है टिक करना है। तो फिर लास्ट जो क्वेश्चन है ये जो है क्या एक औरत जो अपना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अभी जैसा बोला कोई इनहेरिटेंस में मिला है उसको सेल्फ एक्वायर नहीं बोलता है, वो इनहेरिटेंस से मिला है। कोई गिफ्ट में मिला है उसको सेल्फ एक्वायर नहीं बोलता। आप कुछ परचेज किया है, गिफ्ट में भी मतलब आपको पर्टिकुलर मिला है तो आप सेल्फ एक्वायर ही है। तो अगर आपका जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसको आपको फुल ऑटोनॉमी होना चाहिए। आप उसको पति का परमिशन, मतलब ऐसे आप जो रेस्पेक्ट करके एक दूसरे से परमिशन लेता है उसको नहीं गिनता है। लेकिन पति जो, जैसे कि हम लोग का एक जो आप पहले सर लोग जो बोला है कि हम लोग पैट्रिकल सोसाइटी होते हैं ना, जहाँ पति पिताजी का राज चलता है, ऐसा सोसाइटी है हम लोग का। तो उसमें आप जो है अपना ही आप जमीन खरीदते हैं लेकिन उसको बेच भी नहीं सकते, किसी को दे भी नहीं सकते क्योंकि पति नहीं मान रहा है, पिताजी नहीं मान रहा है, कोई देने नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन ये कि क्या आपको लगता है कि अपना जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसको आपका मर्जी, आप चाहे उसको बेच सकता है, गिफ्ट दे सकता है, अपना बेटी को दे सकता है, अपना बेटा को दे सकता है, ये होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? तो यस नो, तो आप नहीं जानता है, जो है आपको लगता है आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक हम मास सर्वे कर रहा है विथ रिलेटेड टू वुमेन और उसका रिलेटेड राइट से। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग अपना व्यूज दो, अपना जो ओपिनियन है उसको फिल आउट करना, ठीक है ना? थैंक यू। Any doubt? कुछ पूछना चाहूंगी? उनको मुझे कई महीने हैं। नहीं, तो हम लोग प्रोग्राम पे चलते हैं। हमारे यूसेफ का वाइस प्रेसिडेंट वोमेन विंग परदीन मैडम को समय देता है, आप अपना समय ले लीजिएगा वॉट ऑफ थैंक्स के लिए। Thank you. Tatang aina loga. Ada kan ke aji loga ane kecil jalan. Ilana. Sabi ko good morning. Dalam ke loga kena loga. Honorable Secretary Madam Kyoga Lalu. Dia ada sehingga Persiang District ke आज के यहाँ आए हुए हमारे रिसोर्स पर्सन का आना हमारे डिस्ट्रिक्ट